हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में और मैं आपको बताऊंगा स्केचिंग के बारे कुछ टिप्स। और जैसे मैं स्टडी करता हूँ वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसलिए मैंने एक रेफरेंस ली है, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये वाली। और इसी को स्केच करते हैं। ये मेरे पास नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। सिंपल पेपर है जो कि हम स्केचिंग के लिए यूज़ करते हैं, न्यूज़ प्रिंट शीट। और पेंसिल है मेरे पास चारकोल की सॉफ्ट। और इस स्केच की मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि हैंडल कैसे करते हैं। और कोई भी स्केच अगर आप कर रहे हैं या फिर डेली स्केचिंग करते हैं तो एक स्केच को कंप्लीट करते हैं, जैसे उस हद तक हम काम करेंगे। और मैं आपको बताऊँगा कि इसको कितना काम करके इसको हम छोड़ सकते हैं एज ए स्केचिंग। क्योंकि बहुत डिटेलिंग में जाते हैं तो ड्राइंग पे आ जाती है टॉपिक। तो ड्राइंग और स्केचिंग में जो फ़र्क होता है, जो फासला होता है, उसी फासले के अंदर ही हम रहेंगे। मतलब कहने का मतलब कि एक स्केच ही कंप्लीट करेंगे, उसको ड्राइंग नहीं बनाएंगे। वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से। सबसे पहले फेस का हम जैसे लेते हैं आइडिया, वैसे ही आपने हल्का सा फेस को बनाना है। और मैंने काफ़ी सारी स्टडीज़ बताई हैं फेस के बारे में। और स्केचिंग में हम किसी करेक्टर्स या फिर किसी डिटेलिंग में नहीं जाते। फेस को एक एंगल सेट कर लेते हैं, जो भी इसका एंगल है देखो मैं वही सेट कर रहा हूँ। इसके करेक्टर के बारे में या फिर बहुत ज़्यादा डिटेल हम नहीं करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे इसकी बाकी की शेप को लेते हैं। जैसे कि आपने काफ़ी सारी स्केचिंग की है, आपको इन चीज़ों का अभी पता चल गया होगा। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूँ, और जिनको अभी बिल्कुल न्यू है यहाँ पे, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद पिछली वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस बताई है, पेंसिल स्टडी से लेके स्केचिंग की, और कैसे हैंडल करते हैं किसी फेस को। ये सारी चीज़ें हमने टॉपिक किया हुआ है। तो मैं अभी थोड़ा सा आगे का लेवल करा रहा हूँ, तो इसलिए वो चीज़ें जो प्रैक्टिस बिल्कुल बेसिक है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों को समझने के लिए। यहाँ पे देखो मैं ज्योमेट्रिकल शेप से बाहर निकाल रहा हूँ आपको, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं कि प्रॉपर उसको ज्योमेट्रिकल शेप में बनाते हैं, सर्कल्स बनाते हैं या फिर स्क्वायर लेते हैं, ऐसी फॉर्म लेके काम किया पहले हमने। तो उस चीज़ को अब ब्रेक कर रहे हैं, राइट। धीरे धीरे हमारा जो लेवल है वो एडवांस की तरफ ऐसे जाता है कि हम चीज़ों को बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ों को छोड़ते जाते हैं, और उसमें अपनी नॉलेज के हिसाब से हमारी प्रैक्टिस कितनी है उसको साथ लेके चलते हैं। तो इसमें मैं कोई भी ऐसे रफ स्केच जो कि पहले हम जेस्चर लेते हैं या फिर ज्योमेट्रिकली शेप लेते हैं, प्रॉपर उसको बनाते हैं पहले, उसके बाद धीरे धीरे मोल्ड करते हैं। तो वो एक मेथड होता है स्केच करने का। और उस लेवल को अगर हम क्रॉस करते हैं तो फिर आपके माइंड में वो शेप बन जाती है। आप चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगते हैं कि हमारी जो शेप है वो किस एंगल पे आ रही है। जैसे यहाँ पे कोई भी मैं लाइन मार रहा हूँ तो वो मुझे ऑटोमेटिकली जो माइंड में जो शेप बनती जा रही है, ज्योमेट्रिकल शेप, वो आप में भी कहीं ना कहीं बनती जा रही होगी कि मैं किस तरीके से उसको हैंडल कर रहा हूँ। हर एक जो एंगल होता है वो किसी ना किसी लाइन के साथ कनेक्ट होता है। जैसे मैं ये ग्लास बना रहा हूँ तो सामने उसकी बाजू है, वो कितना दूर है या फिर इसकी कितनी स्पेस है। तो धीरे धीरे इन चीज़ों का आइडिया आने लगता है आपको अपने आप से। ये देखो ये बैक से ये कितना है और ये वाली चीज़ कितनी है। ये सारी चीज़ें आपके जो माइंड में सेट हो जाती हैं। आपके जो एंगल्स हैं वो अपने आप तैयार होने लगते हैं। मतलब जब आप थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेते हैं स्केचिंग की, या फिर काफ़ी सारे स्केच आप कर लेते हो, डेली अगर स्केचिंग करते हो तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको ज्योमेट्रिकल शेप लेनी ही लेनी है, या फिर किसी मिनती गिनती की। जैसे हमें फेस के बारे में हम बताते हैं कि ये शोल्डर 2 फेस का है या फिर 1.5 फेस का है, ऐसे हम उसका मैप बनाते हैं। तो उन चीज़ों से निकल के हमने एक
फ्री स्केच करना है। जैसे हम फ्री हैंड स्केच का मतलब ही यही होता है कि आपको कोई ज़्यादा बाउंडेशन नहीं होती उसमें, कोई ग्रिड वगैरह नहीं होते या फिर ऐसे। तो इनमें सारी चीज़ें आ जाती हैं जब हम फ्री हैंड स्केचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप कितना फ्रीली लाइंस करते हैं, कितना फ्रीली काम करते हैं, वही चीज़ इसमें आ जाती है जिसका हम नाम लेते हैं। तो ऐसे अभी देखो फेस का कुछ ज़्यादा मैंने कुछ डिटेल नहीं की, लेकिन हमने एक थोड़ा सा लाइट एंड डार्क पकड़ा है उसका, क्योंकि जो आगे वाली खिड़की है शायद उसी से उसका लाइट सोर्स है, उसी को हम देख रहे हैं कि उसने किस तरीके से अपने आप को रखा हुआ वहाँ पे और सामने से लाइट आ रही है। और हम जिस एंगल से उसका स्केच कर रहे हैं, तो हमें उसकी जो लाइट है बिल्कुल एज दिख रही है, मतलब आगे से लग रही है लाइट, और बैक साइड और हमारी तरफ हल्का सा डार्क इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप शेडिंग की तैयारी करते हैं करने की, तो माइंड में ये रखो कि लाइट का सोर्स कहाँ से आ रहा है, वो कितना शार्प आ रहा है या फिर डल आ रहा है या फिर मिक्स हो रहा है, और कितना सॉफ्ट स्केच बन रहा है या फिर शार्प हो रहा है। तो इन चीज़ों की थोड़ी सी आपको देखना पड़ेगा कि हमें स्केच करने से पहले ये नोट होना चाहिए कि हमने कहाँ पे लाइट करनी है, कहाँ पे डार्क करना है, ठीक है। तो अभी जैसे इसका बहुत ज़्यादा हाईलाइट जो एरिया है वो इसके बियर्ड या फिर माथे वाला एरिया या फिर हल्के से ऊपर हेयर है। तो बाकी का एरिया जो है बिल्कुल नेक्स्ट टोन में है, यानी कि जो हमने मैप बनाया पिछली वीडियोस में टोन्स का, ठीक है। तो टोन्स का जो नेक्स्ट लेवल है वो रखा हुआ है, यानी कि हाईलाइट जो है बिल्कुल शीट वाली है वो हमने शार्प में रखा हुआ है। और उसके बाद धीरे धीरे हम उसको शेडिंग में जब कन्वर्ट करते हैं तो 2-3 स्टेप जो है पीछे आ जाते हैं, मतलब डार्क की तरफ आ जाते हैं। तो ये एक लेवल है इस चीज़ का। उस स्केच में कलर चाहे जो मर्जी दे रखा हो, आपने उस कलर्स की वैल्यू समझनी है कि हमने कितना डार्क करना है। जैसे इसकी जो पहनी हुई स्वेटर है या कोई भी चीज़ जैकेट पहनी हुई है तो वो डार्क वैल्यू में है, तो मैं हल्की सी यहाँ पे डार्कनेस दे दिया उसको पहले से। अभी देखो जो ये वाला एरिया है उसकी बाजू वाला या फिर शर्ट या फिर कमीज़ उसकी पहनी हुई है उसने, तो उसका जो एरिया है वो हल्का सा लाइट है, लेकिन बैक साइड से बिल्कुल ब्लर हो रहा है उसके जो डार्कनेस एरिया है उसी में ब्लर हो रहा है वो चीज़, ठीक है। मैं आपको हल्का सा क्लियर करके बताऊंगा। और जो हाईलाइट वाला एरिया है वो बिल्कुल फ्रंट पे चला गया, यहाँ पे बहुत ही डल वर्क है। तो हम धीरे धीरे एक स्टेप पीछे से डार्क की तरफ आएंगे धीरे धीरे। कोई भी स्केच में एक साथ डार्क नहीं करना या फिर बिल्कुल हाईलाइट जो एरिया है उसको हमने एक बार रखना है छोड़ के। यहाँ पे देखो कोई इरेज़र या फिर कोई वाइटनर हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है। आपने ये माइंड में लगा के चलनी, जैसे हमें वाटर कलर करते हैं तो वाटर कलर में वाइट वाला एरिया हम छोड़ते हैं और डार्क वाले एरिया को मतलब वर्क में लेते हैं, ठीक है। तो यही वर्क स्केचिंग में होता है। आप लाइट वाला एरिया छोड़ के डार्क वाले एरिया के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे टोन लगाई है तो बिल्कुल डल है, उसके बाद ये जो फोल्ड वगैरह हैं उसी के हम मतलब टोन से बनेंगे, और धीरे धीरे हम इसको डार्क लेके जाएंगे और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू जो है वर्क की वो काफ़ी डार्कनेस है उसमें। और जितना हम डार्क करेंगे उतनी ही हाईलाइट हमें दिखेगी। जैसे जैसे हम कंप्लीट करते हैं तो दोनों चीज़ें हाईलाइट भी और डार्कनेस भी बिल्कुल साथ साथ चलनी स्टार्ट हो जाती है। अभी देखो यहाँ पे स्केच में आपको हाईलाइट भी दिख रही होगी, लेकिन हमने जो डार्क किया है वो इतना ज़्यादा डार्क अभी किया नहीं है, ठीक है। डार्कनेस स्टेप बाय स्टेप करेंगे और हाईलाइट अपने आप बनती जाएगी। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये अभी हैंड का डिटेल हो गई, यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो इन चीज़ों को पहले आप रफली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप स्केच को अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं, अच्छे लेवल से उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को आप बहुत
आराम से बना सकते हैं। धीरे-धीरे उसकी शेडिंग कर सकते हैं या फिर प्रॉपर उसकी ड्राइंग बना सकते हैं। यहाँ पे ये स्केच मैंने बहुत छोटा-सा स्टार्ट किया है और इसी के कारण इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं देंगे और इफ़ेक्ट जो है बहुत रेयर देंगे इसमें, क्योंकि जो चीज़ आपकी 3D लगे, जो दिखने में अच्छा लगे और प्रोपोर्शंस वगैरह इसके सही बन जाते हैं, तो एक कंप्लीट स्केच ही लगता है। डिटेलिंग का जो वर्क होता है, डिटेलिंग आप करते हैं, लेकिन उसमें अगर प्रॉपर स्केच को किया जाए, अगर मैं सोचूँ यहाँ पे कि फेस में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद बाकी सारा स्केच मेरा बहुत रफ़ है, तो उसमें कहीं न कहीं मैचिंग नहीं लगेगा, वो स्केचिंग नहीं लगेगी। ऐसा लगेगा कि वहाँ पे आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे मूड से किया है और बाद में जो आपका मूड है वो ठीक नहीं था, आपने जल्दी-जल्दी उसको फिनिश कर दिया। तो कभी भी अगर आप स्केचिंग कर रहे हैं या फिर कोई स्केच ऐसा बना रहे हैं, तो उसकी जो डिटेलिंग है या फिर उसका बाकी का एरिया है, आप कितना काम कर रहे हैं, अराउंड उसके क्या-क्या चीज़ें आप बना रहे हैं, उनके ऊपर आप कितना फ़ोकस दे रहे हैं, तो वो भी मायने रखता है। मतलब प्रॉपर अगर मैं इस स्केच की बात करूँ तो एक स्केच ही नहीं, ये एक पूरी कंपोज़िशन लग रही है मुझे, ठीक है? जैसे इसके बैठने का तरीका है या फिर इसके अराउंड कुछ चीज़ें पड़ी हैं या फिर खिड़की से रोशनी आ रही है या फिर ये पीछे डार्क वाला माहौल बना हुआ है, तो ये प्रॉपर एक पेंटिंग की तरह कंपोज़िशन है पूरी। और मैं अगर सिर्फ़ एक इसके फ़ेस को लेके या फिर इसके प्रॉपर इस बॉडी को लेके या फिर बैकग्राउंड को मैं छोड़ दिया, तो एक अलग चीज़ बनेगी। इसलिए मैंने ये सोचा है कि इसको हम तरीके से करते हैं, जो भी इसकी कंपोज़िशन है हम वैसे ही सेट करते हैं। क्योंकि स्केच में आप एक फ़िगर को बनाते रहते हैं या फिर उसके पोर्ट्रेट को बनाते रहते हैं। उसके अराउंड की चीज़ें आप ऐड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? अगर हम धीरे-धीरे उसको कंपोज़िशन की तरह लेके जाएँगे, तो मतलब कंप्लीट होता जाएगा और हमारा जो लेवल है वो एडवांस तक जाता है, ठीक है? अगर आप सिर्फ़ पोर्ट्रेट ही कर रहे हैं, तो पोर्ट्रेट के अंदर भी एक बहुत कंपोज़िशंस होती हैं। उसके बैकग्राउंड कितना मैच कर रहा है, कितना हाईलाइट या फिर कितना डार्क बन रहा है, ठीक है? उसके चेहरे पे लाइट कितनी आ रही है या फिर कलर्स कौन से बन रहे हैं, मतलब अलग-अलग तरीके की कंपोज़िशन बनती है। एक रफ़ स्केच को बनाने के बाद आप उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐड करना शुरू कर देते हैं। उसमें बैकग्राउंड को कहीं न कहीं कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं, उसमें थोड़ा-सा ऐड करना शुरू कर देते हैं। या फिर किसी भी पोर्ट्रेट को प्रॉपर बना के उसके अराउंड जो भी चीज़ें, अभी ये देखो, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो ये एक पोर्ट्रेट पेंटिंग ही बनती है, ठीक है? अगर मैं वैसे ऑल ओवर देखता हूँ तो एक बहुत अच्छी एक कंपोज़ की हुई कंपोज़िशन है, ठीक है? और अगर मैं स्केचिंग के तरीके से देखता हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ़ जस्ट सर इसका करके सेट और सिर्फ़ इसका फ़ेस बना सकता हूँ, मतलब पोर्ट्रेट में ले सकता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं अगर अपनी स्केचिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, और ज़्यादा अच्छा करना है और आपने आगे जाके पेंटिंग्स बनानी है, कोई कंपोज़िशन क्रिएट करनी है या फिर कई लिखते हैं कि हम सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हैं। तो सेल्फ थॉट में यही चीज़ आ जाती है कि आप स्केच को कितना अच्छा करते हैं, उसमें कंपोज़िशन कितनी अच्छी करते हैं और उन चीज़ों को आप समझते कितने हैं, लाइट एंड डार्क की कितनी चीज़ें आप पकड़ते हैं या फिर उसकी स्टडी करते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके स्केच में दिखती हैं। आप स्केच कितना इम्प्रूव करते हैं और इसके बारे में कितना सोचते हैं, वो आपकी कंपोज़िशन में और सेल्फ थॉट किसी कैनवास पे उतारने के लिए काफ़ी होती है ये चीज़ें। और मुझे लगता है कि ये जो भी आप स्केच करते हैं उसमें चीज़ें जो अराउंड उसके माहौल बना हुआ है किसी पोर्ट्रेट के या किसी फिगर के, वो भी बनाना स्टार्ट करो। कई बच्चों को लगता है कि हम फिगर बनानी है और नीचे उसकी बेस लाइन भी नहीं देते, मतलब वो ज़मीन पे खड़ी हुई है फिगर या फिर उसके नीचे ज़मीन कैसी है या फिर उसके पैरों का जो पर्सपेक्टिव है वो किस तरीके से आ रहा है, तो इन चीज़ों को मिस करते हैं। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि कोई भी अगर फिगर बनाते हैं उसकी ज़मीन नीचे बनाओ। कोशिश करो कि उसका बैकग्राउंड भी हल्का-सा 2-4 लाइनें उसकी बैकग्राउंड की दो, ताकि पता चले कि वो फिगर कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे है या फिर बैकग्राउंड उसमें क्या है। थोड़ी-सी चीज़ उसके अराउंड जो भी है, फिर वो ऐड करनी शुरू कर दो, ठीक है? उसके बाद उसके पूरा माहौल बनना शुरू हो जाता है। मतलब एक स्केच से कंपोज़िशन बननी शुरू हो जाती है।
जब कंपोज़िशन आप बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आपको लाइव करने में सारी चीज़ें ईज़ी लगती हैं। सारी चीज़ें आपको देखी-देखी लगती हैं और बनाई-बनाई लगती है कि हाँ, हमने बनाया था। कोई लैंडस्केप में था या फिर कुछ भी था, मतलब वो चीज़ें नॉन बन जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एक सिंगल स्केच कर रहे हैं, तो उसके अराउंड वाली चीज़ें बनाओ ताकि एक कंपोज़िशन सेट हो। कंपोज़िशन से आपको लाइट एंड डार्क के बारे में बहुत नॉलेज आएगी। जैसे ये मैं एक स्केच ही किया अभी, तो ये वाइट वाला एरिया जो है पहले हमें ज़्यादा दिख नहीं रहा था। जैसे ही मैंने हल्की-सी हैचिंग पीछे की है, शेडिंग पीछे दी है बैकग्राउंड में, तो हाइलाइट वाला जो एरिया है वो दिखना स्टार्ट हो गया। उसके हेयर्स, बियर्ड्स और हाइलाइट जो फ़ोरहेड पे है वो सारी चीज़ें दिखने लग गई हैं। तो मतलब एक ही चीज़ है जो डार्क देती है, तो उसी से हमारी हाइलाइट दिखनी स्टार्ट हो जाती है। एक कॉम्पोजिशन का यही मतलब होता है कि आपकी फ़िगर कितनी 3D लग रही है और कैसे सेट हो रही है। प्रॉपर उसकी हाइलाइट या फिर हाई डार्क उसका दिखाने के लिए हमें ये चीज़ें करनी होती है। स्केच को हम इतना करके भी छोड़ सकते हैं, ये एक प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरीके की, और अगर मैं इसको थोड़ा-सा और जैसे ये रेंडरिंग या हैचिंग की है, तो इसमें मुझे हल्का-सा लाइट दिख रही है, क्योंकि जो बैकग्राउंड है इसका और ज़्यादा डार्क होएगा, तो हाइलाइट भी दिखेगी और ज़्यादा। तो हम एक चीज़ करते हैं, इसको थोड़ा-सा ब्लर करने के लिए मैं स्मज़ल करता हूँ इसको। स्मज करके देखते हैं, क्योंकि जो डार्कनेस है वो बहुत अच्छी लगेगी उसके बाद। पहले इसको इसी पेंसिल से मैं डार्क करता हूँ, ऐसे हैचिंग कर देते हैं जहाँ पे एरिया डार्क है। अभी देखो जितना बैकग्राउंड पे डार्क जा रहा है, वैसे ही इसका जो फेस है वो हमारी तरफ 3D लग रहा है, यानी कि हाइलाइट दिखनी स्टार्ट हो जाती है उतनी ज़्यादा। तो इस तरीके से हम एक स्केच को आगे लेके जा सकते हैं, मतलब एक लेवल को आगे का स्टेप दे सकते हैं। जो भी मैं हमेशा हाई लेवल या फिर एडवांस लेवल की बात करता हूँ, तो यही चीज़ें होती हैं कि आपको एक सिंगल स्केच बनाने के बाद आपको आगे क्या करना है। उसके बाद आपकी आपकी जो स्टडी है वो क्या हो सकती है, कैसे करनी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी जो चारकोल पेंसिल से मैं जितना डार्क कर रहा हूँ, अभी एक्स्ट्रा डार्क हो सकता है, लेकिन मैं एक मिडल टोन में रखा हुआ अभी तक स्केच सारा। तो वो ये है कि इसमें सॉफ्टनेस बनी रहती है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा डार्क करते हैं तो कहीं न कहीं हार्डनेस आ जाती है उसमें। आपके स्केचेस या फिर पोर्ट्रेट, कंपोज़िशन जो भी आप बना रहे हैं, तो हार्ड दिखते हैं। और अभी देखो मैं बिल्कुल मिडल टोन पे छोड़ के एक्स्ट्रा डार्क टोन कहीं पे भी नहीं दी। थोड़ा-सा मिक्स करता हूँ। मेरे पास ये पेपर स्मज़र है और इसको थोड़ा-सा मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे। तो देखना अभी जो लाइन है, स्ट्रोक्स हैं, आपको ब्लर दिखेंगे, और हाइलाइट देखो कितनी अच्छी निकल के आ रही है एक छोटे से स्केच में। तो ऐसे हम स्केच को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मतलब जो रेंडरिंग में या हैचिंग में, क्रॉस हैचिंग में आपको हल्का-सा लाइनिंग ज़्यादा दिख रही है या फिर आपको हैंडल करना नहीं आ रहा, तो इस चीज़ से आप अच्छा कर सकते हैं। स्ट्रोक्स अच्छे लगते हैं मुझे। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। मेरे बाकी के स्केचेस जो आपने देखे होंगे उसमें ये चीज़ यूज़ नहीं हुई कहीं भी। मैं हमेशा स्ट्रोक में रखता हूँ वर्क, ये मुझे अच्छा लगते हैं स्ट्रोक्स, क्योंकि आपकी पेंसिल जो चली हुई है वो दिखती है, और पेंसिल चली हुई की स्टडी आप देख सकते हैं कि हमने कितनी स्टडी की है। इससे आप जब मिक्स कर देते हैं बिल्कुल, तब आपकी पेंसिल चली हुई नहीं दिखती, आपकी स्टडी नहीं दिखती कि आपने पेंसिल चलाना कितना सीखा है, आपके स्ट्रोक्स कैसे हैं वो नहीं दिखते। जैसे अभी मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन स्ट्रोक को कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, मतलब स्ट्रोक्स दिख रहे हैं मेरी पेंसिल के। ठीक है, तो इसको अगर यूज़ करना है तो एक तरीके से करो, जहाँ पे आपको डार्कनेस चाहिए, जहाँ पे आपको किसी चीज़ से सॉफ्टनेस चाहिए, वहीं पे ही यूज़ करना, और बहुत ज़्यादा दबा के मैं कर नहीं रहा, बिल्कुल इसको हवा में रखा हुआ है। तो ये अपने आप ही मतलब हल्का सा डार्कनेस उसको दे रहा है। डार्कनेस मीनिंग
जहाँ पे वाइट वाइट डॉट लग रहे हैं हैचिंग में, तो उसी के ऊपर मैं हल्का सा इसको चला रहा हूँ। तो उसी से ये स्केच और ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो इस तरीके से हम इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे कितना डार्क दिखना स्टार्ट हो गया और कितना सॉफ्ट लग रहा है। ये जो डार्कनेस है इससे हाईलाइट देखो चमक के बाहर को आ रही है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बहुत डल इफ़ेक्ट है जो सेकंड टोन का लगा सकते हैं हम स्केचिंग में, वो बहुत डल लग रहा है, लेकिन फिर भी इसकी जो हाईलाइट है वो डार्कनेस डिसाइड कर रही है। जितना हमारे पास डार्कनेस आ रही है उतनी ही हाईलाइट हमें दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी स्टडी से आपको पता चलती हैं। जितनी आप स्टडी करते हैं, जितने आप स्केचेस करते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। जब भी आप कोई डिटेलिंग वाली ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, इन द सेंस कोई आपने पेंटिंग स्टार्ट कर रखी है, तो वो भी एक स्केच है या फिर ड्राइंग है या फिर चारकोल आप जो भी कर रहे हैं, तो उसको स्टार्ट करके रखो। जब भी टाइम है आप वहाँ पे काम करते हैं, जब भी आप फ्री होते हैं। स्केचिंग एक अलग टॉपिक है, अलग स्टडी है, और इसके लिए एक अलग टाइम रखो। जैसे स्केचेस करते हैं जितने, वो एक रियाज है, एक नॉलेज है जो हमें करनी ही होती है। जैसे मैं कोई भी ऑयल पेंटिंग करूँ या फिर कमीशन वर्क करूँ, या मैं समझ लूँ कि मुझे अब स्केचेस थोड़े बहुत करने आ गए हैं तो मैं स्केचिंग छोड़ दूँ, तो ऐसा नहीं है। मुझे ये चीज़ जो स्केचिंग है वो हमेशा साथ रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल बेस है हर एक चीज़ का, कलरिंग का या फिर किसी कंपोजिशन का या पोर्ट्रेट का, कुछ भी आप लगा लो आर्ट के जो फील्ड में जाते हैं। तो स्केचिंग मैं सोचता हूँ कि पहले नंबर पे आती है, जो हमने बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स सिखाती हैं और एडवांस तक ये साथ ही चलती है। मतलब कभी भी आप इसको छोड़ के बहुत अच्छा काम नहीं कर पाओगे, ये बहुत ज़रूरी है, मुझे ये लगता है। तो आज से ये रियाज़ करना स्टार्ट कर दो, स्केचिंग स्टार्ट कर दो, और इस पे टाइम लगाओ, कितना आप टाइम देते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम यहाँ पे जो भी डेमो करते हैं, जो भी स्केचेस करते हैं, वो मेरी भी एक स्टडी होती है। और हमारे साथ साथ जो भी बच्चे जुड़े हैं, जो भी देख रहे हैं, तो उनको भी मैं यही कहूँगा कि इस तरीके से कोई ना कोई बहाना लेके बस स्केच बुक और पेंसिल लेके बैठ जाया करो, ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में भी आए और साथ के साथ इसकी प्रैक्टिस भी करो। ये बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो कैसी थी और हम आगे और क्या कर सकते हैं। जो बच्चे न्यू हैं यहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।